साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं यह ध्येय आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म का टेस्ट नंबर 15 का पार्ट नंबर 2 है और यह जो है पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र है वो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाली एक नोडल विभाग है? तो यह जो है यह व्यय विभाग यह कार्य करता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। आगे चलते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे अर्थात इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? यह जो है राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति सृजन के लिए अनुदान के अंतर को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। यह अवधारणा 2011-12 के बजट में सर्वप्रथम पेश किया गया था, यह भी सही है। यह राजकोषीय घाटे से बड़ा होता है, यह सही नहीं है। यह फिस्कल डेफिसिट से छोटा होता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? पहला, व्यापार संतुलन में व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य मदें जो है वो शामिल होती हैं। तो ये आपका कथन सही नहीं है क्योंकि व्यापार संतुलन में व्यापार की केवल दृश्य मदें शामिल की जाती हैं। दूसरा, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा पूर्ण रूप से लागू हुआ प्रभावी हुआ? तो ये सन 2002 से प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रुपए के मूल्य ह्रास के लिए उत्तरदायी नहीं है? कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल इससे होता है। विदेशी पूंजी का अर्थव्यवस्था से बहिर्गमन, ये भी कारण है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति, ये भी कारण है। जबकि नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि, ये कारण नहीं है। नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि होने से मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी, जिससे मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, क्रय शक्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अर्थात डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी एवं वित्त संबंधी रिपोर्ट से। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा से। सीएसओ ये थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो जो सीएसओ है ये कार्य नहीं करती, बल्कि थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर महंगाई मापने का फार्मूला है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक की गणना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की जाती है? तो यह गणना जो है आपकी विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा की जाती है। ब्याज दर नीति में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जो है मौद्रिक नीति से संबंधित है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो मंदी के साथ जब मुद्रास्फीति भी होती है तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। यह इकोनॉमी की वह अवस्था है जिसमें आर्थिक तरक्की की रफ्तार जो है घट जाती है एवं बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी उच्च अवस्था में होती है। पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति कैसी होती है? तो पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति जो है दीर्घकालिक होती है। अगला है, IMF के कोटा निर्धारण का आधार कौन सा एक नहीं है? तो देश के विश्व व्यापार में हिस्सेदारी बिल्कुल है। देश में भुगतान संतुलन की स्थिति, तो देश में भुगतान संतुलन की स्थिति इसका आधार नहीं है, जबकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास ये सभी इसके आधार हैं। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो है यह आपकी कब प्रारंभ होती है? तो यह MP लैंड स्कीम जिसे कहते हैं, यह 1993 में प्रारंभ होती है, 1993 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो व्यय, राजस्व, आर्थिक मामले विभाग है, परंतु बैंकिंग विभाग इसके तहत नहीं आता है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसके तहत आपका इसके तहत आपकी आत्मनिर्भर कृषक समृद्धि विकास योजना को घोषित किया गया है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कहा नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो मेरठ में यह विश्वविद्यालय खोला जाएगा, खेल विश्वविद्यालय। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इसके लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
तो यहाँ ध्यान रखिएगा यह 101 है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कहाँ एक नया सैनिक स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो यह नया सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? गोरखपुर में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? बजट का कुल आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए का है, बिल्कुल सही है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रत्येक जनपद में युवा हब स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। बजट में 10 विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, 10 नहीं 7 विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव है, तो ये वाला आपका सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि डी राजकोषीय घाटा 53,195.46 करोड़ रुपए अनुमानित है। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में 5 अन्य शहरों में सैफ सिटी योजना के विस्तार का निर्णय लिया गया, निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं है? इस जो आपका सेफ सिटी योजना है, तो देखिए लखनऊ में इसको प्रारंभ किया गया था। दूसरे चरण में जो है जो 5 सिटी हैं उसमें बनारस है, वाराणसी, आगरा है, गोरखपुर है, गौतम बुद्ध नगर है और प्रयागराज है, परंतु इसमें कानपुर नहीं है। तो पांचों के नाम याद रखिएगा, दोबारा सुन लीजिए, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और प्रयागराज। अगला है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है? तो इसके तहत कुल जो है 1200 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है। शब्द आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? तो शब्द आंतरिक व्यापार जो है ये आपका शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर बाजार से। तो आंतरिक व्यापार लोगों द्वारा निगम के शेयर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के संभावित विकल्पों का व्यवहार करते हुए कारोबार करने को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु अपनाई गई त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो समृद्धि आधारित रणनीति, निर्धनता निवारण कार्यक्रम रणनीति, न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की रणनीति, ये सभी इसमें ये त्रिआयामी रणनीति में शामिल है, परंतु वाटर सेट मैनेजमेंट रणनीति इसके तहत शामिल नहीं है। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है क्या कहलाता है? ये आपका बैंक दर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से नहीं है? तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना आपको 1961 से लेकर 1966 तक मानी जाती है। तो इसके तहत जो है आपका जो लीड बैंक की योजना है, लीड बैंक की योजना आपकी कब आती है? ये आती है 1969 में। कब आती है? 1969 में आती है, नरीमन समिति की सिफारिश पर ये जो लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये आपका 1969 तो ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं आएगा। जबकि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में, IDBI की स्थापना 1964 में, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, तो इन सबका संबंध जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना से है। देश में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? तो ये जो है आपका 1993 में पारित होता है। विजन जीरो दृष्टिकोण निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सड़क सुरक्षा से संबंधित है, तो याद रखिएगा विजन जीरो दृष्टिकोण। अगला है नई आर्थिक नीति 1991 के तहत के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था? तो कुछ चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के एकाधिकार में कमी, यह भी किया गया था। FDI के स्वचालित अनुमोदन के लिए नीति का प्रस्ताव, यह भी किया गया था, परंतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो पहली बार होता है ये 19 जुलाई 1969 में होता है, दूसरी बार जो होता है 15 अप्रैल 1980 में होता है। तो इस प्रकार से 1991 की आर्थिक नीति में ये शामिल नहीं था। अगला है श्रम गहन उद्योग ऐसे उद्योग हैं जहां पे श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है पूंजी खाते का देश के उत्पादन, आय एवं रोजगार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, कारण पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरण से ही संबंधित होते हैं। तो ये सही है, आपका कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने का उपाय है? तो देखिए आयात प्रतिस्थापन की नीति लागू करना, उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीक का प्रयोग करना, गैर पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये सभी जो है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने के उपाय हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है
ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण का अधिकार नाबार्ड को है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय शेयर बाजार पैरवानी समिति की संस्तुति पर स्थापित किया जाता है। भूमि विकास बैंक अल्पकालीन ऋण से संबंधित नहीं है, ये दीर्घकालिक ऋण से संबंधित होती है भूमि विकास बैंक। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, सही है। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है तो अनिवार्य रूप से होगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक विकास की किस प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है? तो केंद्रीकृत नियोजित जो प्रणाली होती है इसमें जो है बनी रहती है। देखिए, आर्थिक विकास की वह प्रणाली जिसमें साधनों का आवंटन, विनिर्माण की प्राथमिकताओं तथा उत्पादन के ढांचे का निर्धारण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर एक केंद्रीय इकाई या राज्य के द्वारा हो, तो ऐसी प्रणाली को केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली या समाजवादी प्रणाली कहा जाता है। आर्थिक विकास की केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। आगे चलते हैं। दीपक पारेख समिति का संबंध किससे है? तो दीपक पारेख समिति का संबंध जो है आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर चौथी पंचवर्षीय योजना में नए लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए? तो विशाखापत्तनम, सलेम और विजयनगर में। ठीक है, आपका विशाखापत्तनम, सलेम और विजयनगर में, अर्थात 2, 3, 4 में। ये आपका हो जाएगा 2, 3, 4। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बोकारो और भद्रावती की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसके तहत जो है महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का SDGP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 29.98% अनुमानित है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इनके लिए कुल 910 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ए ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है कि ये योजना किस वर्ष की है। तो अंत्योदय अन्न योजना जो है ये सन 2000 की है। आम आदमी बीमा योजना 2007 की है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये सन 2005 की है और स्वास्थ्य बीमा योजना 2008-9 की है। इस प्रकार से आपका 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा या शेष सत्य है? पहला, इस समिति की स्थापना मई 2005 में होती है। इस समिति की स्थापना मई 2005 में होती है, बिल्कुल सही है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इस समिति की अध्यक्षता जो है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो पहला वाला कथन केवल सही है। कार्यों के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट क्या कहलाता है? तो इसे निष्पादन बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन निम्नलिखित में से किस एक उद्योग से संबंधित है? तो ये जो है आपका चीनी उद्योग से संबंधित है। चीनी उद्योग को 1930 में सुरक्षा प्रदान की गई थी, इसीलिए इसे चाइल्ड ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 2004-05 में आरंभ की गई थी, बी ऑप्शन। डॉलर की कमी की दशा में घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से रोकने के प्रयासों के संबंध में कौन सा एक कथन जो है वो असत्य है? तो NRI के जमा राशि पर ब्याज दरें बढ़ाना, विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को सरल बनाना, गैर अनिवार्य वस्तुओं के आयात में कटौती करना, ठीक है, तो ये सभी क्या है? सही हैं। परंतु RBI द्वारा आयातकों को बाजारी मूल्य से अधिक पर डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करना ये सही नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राजकोषीय नीति का अंग है? कौन सा? तो करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सभी जो है विशुद्ध राजकोषीय नीति के अंग हैं, डी ऑप्शन। ग्रामीण आधारित संरचना निधि RIDF की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो नाबार्ड के तहत की गई थी। देखिए,
ये जो ग्रामीण आधारित संरचना निधि है RIDF, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना है, की स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत 1995 में 1995 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर यह आधारित है। आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो ये क्या है? चक्रीय बेरोजगारी है। कौन सी है? चक्रीय बेरोजगारी है। देखिए, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब उन सभी लोगों को जो काम करना चाहते हैं इसलिए काम पर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि उनके काम के लिए बाजार में पर्याप्त मांग नहीं है। भारत में पीत क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो पीत क्रांति की शुरुआत जो है भारत में वो 1986 से 1986 में होती है। तो देखिए, पीत या पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है, ऑयल सीड से। इस क्रांति की शुरुआत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाए गए तिलहन या पर तकनीकी मिशन से वर्ष 1986 में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसलों के मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी है? तो इसमें जो नाफेड है, नाफेड, ये इसकी नोडल एजेंसी, इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में 1958 में हुई थी। यह वाणिज्यिक फसलों के मूल्य संवर्धन हेतु केंद्रीय एजेंसी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रवर्तक बैंकों की हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना होता है? 35% होता है। कितना होता है? 35%। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है। कारण एडम स्मिथ ने इसे अदृश्य हाथ कहा था। तो दोनों कथन सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करते हैं, तो बी सही हो जाएगा आपका। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे माना जाएगा सामान्य स्थिति का बेरोजगार। देखिए, भारत में बेरोजगारी मापन की 3 विधियां प्रचलित हैं: सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति और चालू दैनिक स्थिति। सामान्य स्थिति में क्या है? यदि कोई व्यक्ति वर्ष में आधे से अधिक दिनों तक, मतलब 183 दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो वो इस कैटेगरी में आएगा। चालू साप्ताहिक स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार ना प्राप्त हो तो ये इस कैटेगरी में आएगा। चालू दैनिक स्थिति, यदि किसी व्यक्ति को दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त ना हो तो वो इस कैटेगरी के तहत आएगा। निम्नलिखित घटनाओं के भारत में घटित होने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है ये कब होता है आपका? ये होता है 19 जुलाई 1969 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975 में। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब होती है? 1956 में। तो सबसे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना होगी, फिर 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होगी। तो 312 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले, क्या कहलाता है? ये समावेशी विकास कहलाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहलाएगा। वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्यानुसार लगाए जाते हैं, मूल्यानुसार लगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे एड वोलरम कहते हैं, एड वोलरम कहते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उसकी मात्रा के आधार पर लगाकर मूल्य अनुसार लगाए जाते हैं उसे एड वोलरम कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास बैंक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें आपके IDBI बैंक जो है इसके तहत शामिल नहीं होते। देखिए, वर्तमान में देश में 4 विकास बैंक हैं, नाम याद रखिएगा, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा निर्यात आयात बैंक। इन चारों के अलावा कोई भी नहीं है, तो IDBI इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपका इसमें ये विकास बैंक नहीं है। तो नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक, निर्यात आयात बैंक, यही 4 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? मानसून पर निर्भरता है, वाणिज्यिक फसलों की प्रमुखता बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये इसकी विशेषता नहीं है परंतु विशेषता नहीं है। निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा व्यवसाय, निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा व्यवसाय, बिल्कुल लोग कृषि जो है व्यक्तिगत स्तर पर ही करते हैं। समस्याग्रस्त कृषि स्वरूप, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? निर्धनता के मापन हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग FAO के प्रथम महानिदेशक सर जॉन वाइट और R ने 1945 में किया था, ये आपका सही है। सापेक्ष गरीबी मापन विधि को हेड काउंट विधि भी कहते हैं। नहीं, निरपेक्ष गरीबी मापन में देखिए, इस सापेक्ष में नहीं होता। निरपेक्ष गरीबी मापन में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की गणना की जाती है, इसे हेड काउंट कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी मापन को हेड काउंट कहते हैं पर सापेक्ष गरीबी मापन को नहीं कहते हैं।
तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन केवल सही है। किसी देश की श्रम शक्ति में सम्मिलित कौन होते हैं? रोजगार में लगे लोगों की संख्या तथा बेरोजगार लोगों की संख्या मिला करके दोनों होते हैं। तो देखिए, किसी देश की श्रम शक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जो 15 से 65 आयु वर्ग के हैं, जो रोजगार में है तथा वह भी जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य सरकार को सौंपी गई है? कर्नाटक सरकार को सौंपी गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को, जो कि उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। एंगोंजी अकोंजो इबेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह किस देश की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं? तो ये जो हैं आपकी कहाँ की? नाइजीरिया की हैं और इस पद को संभालने वाली पहली महिला, इसलिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में तियानवेन नामक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक मंगल कक्षा में प्रवेश कराया है? तो चीन ने कराया। किसने कराया? चीन ने कराया है और यह मिशन मंगल ग्रह पर चीन का प्रथम स्वतंत्र मिशन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है? तो केरला में खोला गया है, केरला के एर्नाकुलम जिले में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला विश्व का प्रथम टीम बन गई है? तो ये पाकिस्तान बन गई है। फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने T20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया। इस जीत के साथ पाकिस्तान 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य या शहर में हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो उड़ीसा के राउरकेला में। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सही कथन का चयन करें। भारत का प्रति व्यक्ति GNI 2019 में बढ़ करके $6,681 हो गया। सही है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में बढ़ करके 69.7 वर्ष हो गया। ये भी सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए मार्जिन मनी को 25% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे घटा करके 15% कर दिया गया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार गगन मिशन के तहत भारत का पहला मानव रहित की बात की जा रही है, ठीक है, मानव सहित नहीं, मानव रहित प्रक्षेपण कब होगा? तो इसके तहत जो है दिसंबर 2021 में प्रस्तावित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से असत्य है? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में 2003 में पारित किया गया था। सही है। इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना, यह भी सही है। तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग का संबंध जो है ये राजस्व खाते से है। किससे है? रेवेन्यू अकाउंट से है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।